वेलकम बैक बच्चों। स्वागत है आपका नॉलेज हैंगआउट में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने रिफॉर्म चैप्टर का पार्ट 2। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि क्या सिचुएशंस हुई थी, किस तरह की अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई थी इकोनॉमी के अंदर, हमारे पास रिजर्व की कमी आ गई थी और हमें कोई भी लोन देने के लिए तैयार नहीं था। इस कंडीशन में क्या हुआ और क्या रिफॉर्म्स हुए, कौन सी पॉलिसी हमने अडॉप्ट की, उसकी जानकारी अब आपको यहाँ मिलेगी। तो एक लाइन से स्टार्टिंग है, इन दिस सिचुएशन इंडिया अप्रोच वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ फॉर लोन टू ब्रेक द क्राइसिस। इंडिया को जब सभी देशों ने लोन देने से मना कर दिया तो वो पहुंचा आपके वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के पास कि यहां से तो लोन मिल ही जाएगा। लेकिन इंडिया रिसीव्ड $7 बिलियन एज लोन, $7 बिलियन। और आपको पता है कि बिना शर्त बिना वजह कोई किसी की मदद नहीं करता। तो हुआ क्या, कंडीशंस फॉर लोन लगाई गई। अब आप इन कंडीशंस को ध्यान से देखिए और पढ़िए कि क्या कंडीशंस थी लोन प्रोवाइड करने के लिए। तो पहली बेसिक कंडीशन रखी गई वो थी, टू गेट दिस अमाउंट international agencies expected India to liberalize its economy and reduce the role of government। तो सबसे पहले IMF ने क्या अपनी शर्त रखी कि आपको इस अमाउंट ऑफ लोन को लेने के लिए अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करना होगा और गवर्नमेंट के जो रूल एंड रेगुलेशन है, जो उसकी कमांडेंसी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको रिड्यूस करना होगा। क्योंकि हम आपके यहाँ पर लोन जो दे रहे हैं उसमें हम आपकी आधारिक जो कह सकते हैं आधिकारिक कार्यवाही है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सीधा साइन का एक प्रस्ताव था। दूसरी कंडीशन थी, ओपन अप द इकोनॉमी बाय रिमूविंग द रिस्ट्रिक्शन ऑन प्राइवेट सेक्टर। दूसरी बड़ी शर्त क्या रखी कि आपको जो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, एक्चुअली रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे, वो कुछ रूल्स थे जिनको फॉलो करना था प्राइवेट सेक्टर को, तो उसको एज द रिस्ट्रिक्शंस लिया गया था। उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है उसको हटा दीजिए, तब हम आपको लोन देंगे। तीसरी कंडीशन जो रखी कि इंडिया वाज आस्क्ड टू रिड्यूस द रिस्ट्रिक्शन ओवर ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज। यहीं तक सीमित नहीं थी बात, अब बात ये आई कि आपका दूसरे देशों के साथ जो विदेशी विनिमय व्यापार है उसमें जो आपकी पॉलिसीज है उसको भी आप रिड्यूस करेंगे, उसको खत्म करेंगे। तो बच्चों एक चीज तो क्लियर होती है इन कंडीशंस को देख के कि उन्हें हमें इकोनॉमी में, उनको हमारी इकोनॉमी में या उनको अपने लोन अमाउंट में इंटरेस्ट नहीं था। ये एक और सुनहरा मौका था इंडिया को ड्रेन आउट करने का, क्योंकि हम अपनी ही गलतियों की वजह से पछता रहे थे, हम इकोनॉमिक क्राइसिस की ओर बढ़ चुके थे। तो ऑब्वियस सी बात है, अब मदद ले रहे हैं तो उनकी बात को तो मानना ही पड़ेगा। तो ये 3 कंडीशन रखी इंडिया के सामने। अब इंडिया ने इन शर्तों को पूरा किया और 2 काम सबसे पहले किए। वो क्या थे, द न्यू सेट ऑफ पॉलिसी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। पहला था स्टेबलाइजेशन और दूसरा था स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पॉलिसी। क्या स्टेबलाइजेशन, ये एक शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट था इंडिया के लिए। इसमें पहला क्या हुआ, दीज मेजर्स आर इंटेंडेड टू करेक्ट द वीकनेसेस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड टू ब्रिंग द इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल। पिछले वीडियो में आपने देखा था 2 बड़ी समस्याएं थी, फॉरेन रिजर्व खत्म हो रहा था और एसेंशियल गुड्स की प्राइसेस धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे, यानी इन्फ्लेशन बढ़ रहा था। तो करना क्या था, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था, यानी कि जो इंपोर्ट की तादाद ज्यादा थी उसको कम करके हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना था, ताकि हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिसबैलेंस है या इम्बैलेंस था वो बैलेंस हो जाता। उसके बाद बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल में लाना। ये 2 सबसे बड़े काम पहले स्टेप में किए गए। दूसरा काम, टू मेंटेन द सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एंड कंट्रोल द राइजिंग प्राइस। इसी को थोड़ा सा वर्ड दूसरा करके लिखा गया है, बट इसका सेंस थोड़ा सा अलग है। यहां पर बोला गया है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बैलेंस करना है, यहां पर बोला गया सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखना। इसका मतलब क्या है, पहला पॉइंट तो कह रहा है कि आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट को बराबर करना है, यानी कि आपको इंपोर्ट वहीं पर रखना है और एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। दूसरा क्या कह रहा है कि इंपोर्ट भी करना है, एक्सपोर्ट भी करना है, साथ ही साथ आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को भी बचा के रखना है
और जो एक्सचेंज रेट के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, राइजिंग प्राइस का मतलब है जो एक्सचेंज रेट के प्राइसेस बढ़ रहे हैं उसको कंट्रोल करना। यहां पर एसेंशियल गुड्स के प्राइसेस की बात नहीं हो रही थी। तो इस पॉइंट पे बात हो रही है आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की। ऑल दीज वर शॉर्ट रन पॉलिसीज, इनको तत्कालीन तौर पे लागू किया गया था ताकि देश की इकोनॉमी को बचाया जा सके। ये जो काम हुए, ये दो बड़े काम जो हुए, स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन का मतलब ये बच्चों किसी चीज को स्थिर करना, फिक्स करना। क्लियर? अब आते हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पॉलिसीज की, जिसमें हमने हर एक पैरामीटर को सही करने की कोशिश की। पहला था these policies were long term measures. Obviously when these were the short ones, then definitely it was the long term measures. What we did, it aimed at improving the efficiency of the economy. First of all, we tried to make our economy more efficient. Effectiveness तो थी, efficiency नहीं थी। पैसे जिस चीज के जितने लगने चाहिए थे उससे कहीं ज्यादा लग रहे थे, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा था, प्राइसेस जिसकी वजह से हाइक कर रहे थे और इकोनॉमी में बेवजह का एक इन्फ्लेशन मौजूद था। तो सबसे पहले क्या किया गया, इस पॉइंट के थ्रू आपका जो एफिशिएंसी थी, जो आपकी कॉस्टिंग थी, उसको रिवाइज किया गया। जब कॉस्टिंग रिवाइज हुई तो प्राइसेस डाउन हुए, जब प्राइसेस डाउन हुए तो इकोनॉमी अपने बैलेंस में धीरे धीरे आना चालू हुई। अगला है टू इंक्रीज द इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस। अब क्योंकि हमारा देश ग्लोबलाइज किया जा चुका था, हमने अपनी सीमाएं खोल दी थी $7 बिलियन के लिए, तब हमारा सीधा सा मुकाबला किससे था, इंटरनेशनल प्रोड्यूसर और इंटरनेशनल प्रोडक्ट से था। अब मुकाबला था मशीन वर्सेस मैन का, जहां पर इंडिया कॉम्पीट करने वाला था इंटरनेशनल प्रोडक्ट को। लास्ट है रिमूविंग द सेक्टोरल रिजिडिटी। इंडियन गवर्नमेंट ने, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में पढ़ा होगा और मैंने बताया भी था आपको, कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में कुछ रूल एंड रेगुलेशन बनाए थे और ये भी कहा गया था कि इफ प्राइवेट सेक्टर वांट टू एस्टैब्लिश एनी न्यू यूनिट इट हैज टू टेक अ लाइसेंस एंड फर्स्ट यूनिट विल बी एस्टैब्लिश्ड इन बैकवर्ड एरियाज। तो इन भाई साहब ने कहा कि सबसे पहले काम तो क्या करो, रिमूव करो ये सेक्टोरल रिजिडिटी। तो इंडिया ने उसको क्या किया, अडॉप्ट कर लिया और जो सेक्टोरल रिजिडिटी थी उसको रिमूव कर दी। आगे हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर थे जो सिर्फ पब्लिक सेक्टर के पास थे, यानी कि गवर्नमेंट के पास थे, और बाद में वो प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर कर दिए गए। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो छोटे छोटे पार्ट्स में इसको पढ़ते चलेंगे ताकि हमारे लिए बर्डन ना बने, चीजों को हम आसानी से समझ सकें। बनाते रहिए इसके नोट्स और जो भी डाउट हो कमेंट्स में पूछेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।